नाम है अपना केंद्रीय बलों के प्रभाव में गति। टॉपिक का नाम है केंद्रीय बलों के प्रभाव में गति। मतलब कोई ऑब्जेक्ट है या कोई कण है वो केंद्रीय बलों के प्रभाव में गति किस प्रकार से कर सकता है। तो देखिए केंद्रीय प्रभाव में गति को समझने के लिए पहले मेरे को समझना पड़ेगा कि केंद्रीय बल है वो होते क्या है। तो देखिए केंद्रीय बल, यदि किसी बल क्षेत्र में कण पर लगे बल की निम्न विशेषताएं हो, यदि किसी बल क्षेत्र में कण पर लगे बल की निम्न विशेषताएं हो तो वो बल केंद्रीय बल कहलाता है। पहली क्या है, यदि बल F की क्रिया रेखा सदैव नियत बिंदु से गुजरती हो, मतलब क्रिया रेखा है बल की दिशा एक नियत बिंदु से गुजरनी चाहिए। बल का परिणाम नियत बिंदु से गुजरने वाले बल का परिणाम नियत बिंदु जिसे बल क्षेत्र का केंद्र बिंदु कहते हैं से कण की दूरी पर निर्भर करता है, दिशा पर नहीं। अगर ये दोनों कोई कण है वो इन दोनों प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है तो इस बल को अपन क्या कहेंगे, केंद्रीय बल। इसके एग्जाम्पल है स्थिर विद्युत बल और गुरुत्वीय बल। गणितीय रूप में केंद्रीय बल को निम्न प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या गणितीय रूप में यदि बल केंद्र को मूल बिंदु मारे तो केंद्रीय बल हो जाएगा अपना Fr वेक्टर इज इक्वल टू Fr प्लस माइनस आर केप, जहाँ आर केप डायरेक्शन को शो करता है। और यदि इस आर केप का मान माइनस है तो बल की प्रकृति आकर्षण होगी, और यदि आर केप का मान केवल प्लस है तो बल की प्रकृति कैसी होगी, प्रतिकर्षित होगी। एग्जाम्पल के लिए लेता हूँ मैं गुरुत्वीय क्षेत्र के लिए तीव्रता Fr बराबर gm/r² इंटू माइनस में आर केप। अगर ये ऐसा फोर्स है तो यहाँ पर केंद्रीय बल है उसकी प्रकृति कैसी हो जाएगी, आकर्षण, क्योंकि यहाँ पर क्या आ रहा है माइनस आर केप। ओके, आगे देखिए यहाँ से स्थिर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। स्थिर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता Fr इज इक्वल टू होता है kq/r² इंटू प्लस आर केप। तो इसकी प्रकृति सही हो जाएगी कैसी, प्रतिकर्षित। सेकंड है केंद्रीय बलों के अंतर्गत कण की गति सदैव एक समतल में होती है। केंद्रीय बलों के अंतर्गत जो कण की गति है वो सदैव कैसे होगी, एक समतल में होगी। आइए इसको अपन प्रदर्शित करते हैं। तो केंद्रीय बलों के समीकरण को दोनों तरफ आर केप से सदिश गुणा करवाने पर अपने पास जो ये केंद्रीय बलों का समीकरण है, केंद्रीय बलों का समीकरण कौन सा है, ये वाला। इसको दोनों तरफ आर केप से मल्टीप्लाई करवा दो तो आर वेक्टर क्रॉस Fr वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा Fr आर केप इंटू आर वेक्टर इज इक्वल टू 0। ओके, चूंकि वी नो दैट अपन जानते हैं, क्या जानते हैं कि Fr इज इक्वल टू होता है m/d2r/dt2। न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से F बराबर ma, वहाँ से ये हो जाएगा। तो इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपन लोग यहाँ से। देखिए ये वाली टर्म है, अगर मैं यहाँ से देखूँ तो ये दोनों टर्म 0 के इक्वल टू है तो Fr भी 0 के इक्वल टू होगा। देन आर वेक्टर क्रॉस m/d2r/dt2 ये भी 0 के इक्वल टू हो जाएगा। देन यहाँ से m को अगर मैं 0 में भेज दूँ तो r वेक्टर क्रॉस d2r/dt2 इज इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया मेरा यहाँ से। आगे देखिए मैं इस वाले टर्म को इस प्रकार से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, d/dt ऑफ r वेक्टर क्रॉस dr वेक्टर/dt। अगर यहाँ से इस टर्म को मैं खोलना चाहूँ, इस टर्म को अगर मैं खोलना चाहूँ तो ये बन जाएगा मेरा dr वेक्टर/dt क्रॉस dr वेक्टर/dt प्लस r वेक्टर क्रॉस d2r/dt2। देखिए यहाँ पे आ गया है क्रॉस प्रोडक्ट। अगर दो समान, जैसे i क्रॉस i होता है ना, वो आपका 0 होता है, तो dr वेक्टर/dt और dr वेक्टर/dt ये भी क्या हो जाएगा, 0। नेक्स्ट आ जाएगा प्लस r वेक्टर क्रॉस d2r/dt2। तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ कि जो ये d/dt ऑफ r वेक्टर क्रॉस dr/dt है ये भी आपका 0 के इक्वल टू हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये वाली टर्म भी 0 है, ये अपन यहाँ से बता सकते हैं कि ये वाली टर्म 0 के इक्वल टू है। तो d/dt ऑफ r वेक्टर क्रॉस dr/dt इज इक्वल टू 0। देन यहाँ से r वेक्टर क्रॉस dr/dt हो जाएगा अपना h या कोई भी कांस्टेंट। ठीक है, अगर किसी कांस्टेंट का अवकलन करूँ तो मेरे पास 0 आ जाता है। तो मैं यहाँ से अगर इस वाली टर्म का अवकलन कर दूँ तो मेरे पास ऊपर वाली टर्म आ जाएगी। ओके, यहाँ h स्थिति सदिश r वेक्टर तक कण का वेग dr/dt से बने तल के लंबवत है, अर्थात r वेक्टर तक dr/dt से निर्मित समतल सदैव अपरिवर्तित रहना चाहिए। अतः कण की गति कहाँ होगी, एक समतल में होगी। ओके, आगे देखिए थर्ड पॉइंट है केंद्रीय